नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा में आज पेश होगी जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट। मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को मिला प्रथम पुरस्कार। बिहार में 3 दिन में दूसरी बार आया भूकंप, कई जिलों में हिली धरती। डायल 112 सेवा की उपलब्धियों की एडीजी मुख्यालय ने दी जानकारी। बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में बना वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ओवरसीज बैंक में 66 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 66 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों की रिक्तियों से संबंधित विभाग में यूजी पीजी स्तर की प्रोफेशनल डिग्री पदों के अनुसार अलग अलग प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 नवंबर 2023 को न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए एक बार जारी किए गए सूचना को जरूर देख लें। फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ साइबर अपराधी भी हरकतों में आ गए हैं। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा आईपीआरडी पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, क्योंकि त्योहारों के मौके पर लुभावनी ऑफर्स, स्कीम, सेल का प्रलोभन देने वाले कई ठग गिरोह सक्रिय होते हैं। साइबर जालसाजों द्वारा व्हाट्सएप, एसएमएस, मेल पर संदिग्ध लिंक भेजे जाते हैं। साइबर ठग बड़ी कंपनियों की मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को गोपनीय जानकारी को सेव न करें। व्हाट्सएप, एसएमएस, मेल पर प्राप्त लिंक खोलने से पहले आधिकारिक लिंक स्कैनर का इस्तेमाल करें। https://डोमेन एक्सटेंशन के साथ खुलने वाली वेबसाइट सुरक्षित होती है। ऑफर से संबंधित जानकारी कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया या वेबसाइट पर जरूर चेक करें। किसी भी कंपनी की ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर ले। बता दें कि फेक ऐप के जरिए साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में साइबर अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या https://cybercrime.gov.in/ पर विजिट कर साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे इंदु सोनाली के बारे में। इंदु सोनाली का जन्म आज ही के दिन 1980 में हुआ था। ये एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिन्हें भोजपुरी के आइटम गीतों में गाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 भोजपुरी फिल्मों और 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए गाना गाया है। माना जाता है कि फिल्म उद्योग के शीर्ष पार्श्व गायकों के रूप में इंदु सोनाली को जाना जाता है। उनकी संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसी होती है। उन्होंने भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई ना बियाह कब होई में पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए राजेश गुप्ता संगीत निर्देशक थे। वह भारतीय गायन किंवदंती लता मंगेशकर की एक बहुत बड़ी प्रशंसक है। सोनाली इलेक्ट्रॉनिक और नए युग के जज फ्यूजन उन्मुख संगीत समारोह में एक कलाकार है। 2016 में सोनाली ने संगीत निर्देशक दामोदर राव के साथ एकल भक्ति एल्बम स्वरांजलि रिकॉर्ड की, जो संगीत कंपनी साई रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुई थी। उन्हें गायन के कारण कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके चलते उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं में गायन किया। उन्होंने 500 से अधिक भोजपुरी गीतों को गाया है। मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को मिला प्रथम पुरस्कार। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बिहार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बता दें इस बात की जानकारी आईपीआरडी पर पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार को यह सम्मान दिया गया है। वहीं इस पुरस्कार को बिहार सरकार की ओर से उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक एवं उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्रेयी के द्वारा ग्रहण किया गया है। वहीं इस पुरस्कार को लेकर उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा लिखा गया है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में बिहार सरकार की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति से पीएमएफएमई में प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त करना सौभाग्य की बात थी। राज्य में होगा सुरक्षित गर्भपात के लिए लागू युक्ति योजना का विस्तार। राज्य में सुरक्षित गर्भपात की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इसको लेकर
प्रदेश में करीब 2 वर्ष पूर्व युक्ति योजना लागू की गई, जिसका मकसद अनचाहे गर्भ से मुक्ति चाहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा गर्भपात की सुविधा मुहैया कराना है। बता दें कि फिलहाल राज्य के 24 जिलों में यह योजना प्रभावी है, जिसमें सरकारी संस्थानों के साथ साथ 88 निजी मान्यता प्राप्त क्लिनिक शामिल हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से इसको विस्तार करने की योजना बनाई गई है, यानी कि अब इस योजना को राज्य के सभी 38 जिलों में प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए निजी संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इस साल दिसंबर के अंत तक इस योजना को प्रभावी कर दिया जाएगा। बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष 5.8 लाख महिलाएं गर्भपात करवाती है। वहीं इस योजना के तहत अगस्त 2023 तक 1.88 लाख से अधिक सुरक्षित गर्भपात करवाए गए हैं। विधानसभा में आज पेश होगी जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट। आज यानी कि 7 नवंबर को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जातीय गणना सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बात की जानकारी बीते दिन वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए दी गई है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में सर्वे की जानकारी बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। 90 साल बाद आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट हम सदन में रखेंगे, तो इस रिपोर्ट को हम लोग सदन में रखने जा रहे हैं। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। वहीं पहले से जो 7 नवंबर को विधानसभा में राजकीय विधेयक पेश करने की बात कही गई थी, उसे बुधवार यानी कि सत्र के तीसरे दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय बीते दिन विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ली गई है। बिहार में 3 दिन में दूसरी बार आया भूकंप, कई जिलों में हिली धरती। बीते दिन एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि बीते 72 घंटे में यह दूसरी बार रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हो। इस बारे में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का कहना है कि नेपाल में बीते शाम 4:16 पर इस भूकंप के झटके को महसूस किए गए थे। वहीं रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। वहीं नेपाल से सटे होने के कारण बिहार के भी कई जिलों में झटके महसूस किए गए। वहीं बिहार के अलावा भूकंप के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। मालूम हो कि इससे पहले बीते शुक्रवार की रात को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र भी नेपाल ही था। वहीं रिक्टर स्केल पर शुक्रवार रात को आई भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, जिससे कि नेपाल में कई लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए थे। बिहार में इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने का अंतिम मौका। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में हैं जो बिहार में इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 में नामांकन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आपके पास नामांकन लेने का आखिरी मौका है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 में ऑन स्पॉट नामांकन लेने के लिए 10 नवंबर तक का मौका दिया गया है। ऐसे में छात्र छात्राएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं वैसे छात्र छात्रा जिनका नामांकन उनके घर से दूर वाले स्कूल में हो गया है, तो वो भी अपने नजदीक के स्कूल में नामांकन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अपने घर के नजदीक के +2 स्कूल व कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर 3 शिक्षण संस्थानों का नाम आवेदन में अंकित करना होगा। इसके आधार पर उनका नामांकन होगा। खरपतवार से फसलों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम। किसानों की फसलों को खरपतवार से बचाया जा सके, इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर मल्चिंग उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में इच्छुक किसान जो सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि इस बारे में उद्यान पदाधिकारी सूरज कुमार पांडे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस योजना के तहत किसानों को 2 हेक्टेयर में मल्चिंग के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना का लाभ किसानों को पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हेक्टेयर में मल्चिंग करवाने के लिए 32,000 रुपए की लागत होती है, तो इसका 50% अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। सूबे के 65% स्कूल सुरक्षित शनिवार से दूर। सूबे के हर स्कूल को सुरक्षित शनिवार का आयोजन करना है, लेकिन अभी भी राज्य में 65% स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा सुरक्षित शनिवार का आयोजन नहीं करवाया जा रहा और न ही इन स्कूलों में अब तक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और न ही सुरक्षित शनिवार का डेटा ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जा रहा। ऐसे में अब इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया है और साथ ही स्कूलों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके अलावा विभाग की ओर से स्कूलों को 2 दिनों के अंदर फोकस शिक्षक और बाल पीड़क का भी चयन करने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षित शनिवार को लेकर SCERT की ओर से एक कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि साल भर में 97 तरह की आपदा संबंधित गतिविधियां करवाई जाए ताकि छात्रों के अंदर आपदा को लेकर जागरूकता आए। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेरगढ़ किला के बारे में।
शेरगढ़ किला सासाराम के चिनारी ब्लॉक के मल्हीपुर में एक खंडर किला है। यह कुदरा और साथ ही सासाराम बिहार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह कैमूर पठार पर लगभग 800 फीट ऊंचा एक पहाड़ी किला है और इसे सम्राट शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किला घने जंगल में है, जिससे पठार के नीचे से पहुंच मुश्किल हो जाती है। यह किला दुर्गावती नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1540 से 1545 के बीच सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में इस किले को भुड़कुड़ा किला के नाम से भी जाना जाता था। यह भी दावा किया जाता है कि किला खड़वाड़ शासकों द्वारा बनाया गया था और बाद में 1530 में शेरशाह सूरी ने उस पर कब्जा कर लिया था। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर मूल रूप से 8 छोटे गुंबद थे, लेकिन अब केवल 5 हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर दूर एक झील है, जिसे रानी पोखरा रानी का तालाब कहा जाता है और बगल की पहाड़ी पर एक भूमिगत किला है। उत्तर में घाटियां, पहाड़ियां, हरियाली और दुर्गावती जलाशय परियोजना का सुरमय दृश्य दिखाई पड़ता है। यह घाटी की अनुपम छटा है। इन 10 सवालों के जवाब लेकर आएगी मिर्जापुर 3। मिर्जापुर एक ऐसी वेब सीरीज है जिसका लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब तक मिर्जापुर के 2 भाग आ चुके हैं, वहीं तीसरा भाग जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर बिहार के लाल और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही स्ट्रीमिंग की डेट भी सामने आ जाएगी। बता दें कि मिर्जापुर 3 में 10 सवालों का जवाब लेकर आने वाला है, जिसका जवाब सभी दर्शक जानना चाहते हैं। इन 10 सवालों में सबसे पहला सवाल ये है कि गोली लगने से कालीन भैया की मौत हो जाती है या वो जिंदा रह जाते हैं। वहीं दूसरा सवाल ये है कि जौनपुर वाले शरद शुक्ला किस मकसद से कालीन भैया को बचाकर भागा था। तीसरा सवाल गुड्डू भैया और गोलू के बीच रिश्ता किस मोड़ तक जाएगा। चौथा सवाल बाबूजी की हत्या के राज से क्या पर्दा उठेगा। पांचवा सवाल मुन्ना भैया की पत्नी जो मुख्यमंत्री बन गई है, उनका रुख क्या होने वाला है। छठा सवाल क्या मकबूल को लेकर कालीन भैया की राय बदलेगी। सातवां सवाल क्या जौनपुर से मिर्जापुर चलाएंगे कालीन भैया तो गुड्डू भैया का क्या होगा। आठवां सवाल गुड्डू भैया की बहन का क्या होगा जो हॉस्टल में पढ़ रही है। नौवां सवाल पूर्व मुख्यमंत्री के भाई का क्या रोल रहने वाला है। और 10वां और अंतिम सवाल क्या तीसरे सीजन में दद्दा त्यागी का रोल अहम होगा। डायल 112 सेवा की उपलब्धियों की एडीजी मुख्यालय ने दी जानकारी। बीते दिन एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत डायल 112 को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाने के बाद से अब तक इसकी मदद से कुल 4,50,000 शिकायतें सुनी गई हैं। वहीं एक महीने में कॉल दर्ज होने की संख्या 26,114 है, जिसमें से 842 पर मामला दर्ज किया गया है। एडीजी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले की अपेक्षा जुलाई 2023 में औसत रिस्पॉन्ड टाइम घटकर 21 मिनट 48 सेकेंड हो गया है, जबकि दर्ज कॉल की संख्या बढ़कर 3,558 हो गई है। उन्होंने कहा कि कॉल रिस्पॉन्ड की संख्या में इसलिए बढ़ोतरी हुई है क्योंकि इस पर लगातार मॉनिटरिंग और कार्रवाई की जा रही। इस पर आने वाले कॉल से लोगों को ERSS के माध्यम से पीड़ितों को मदद उपलब्ध करवाई जाती है। इसकी निगरानी बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा रखी जाती है और यह नंबर 24 घंटे कार्य करता है। 10 दिसंबर को पटना आ रहे अरिजीत सिंह, 4 घंटे तक चलेगा कॉन्सर्ट। आगामी 10 दिसंबर को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं, जो कि 4 घंटे तक चलने वाला है। अगर हम कॉन्सर्ट की टाइमिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत शाम 6 बजे से होगी, जो कि रात 10 बजे तक चलेगी। वहीं लोगों के एंट्री के लिए गेट दोपहर 2 बजे से खोल दिए जाएंगे। वहीं सबके अलावा इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा गार्ड और 150 से ऊपर बाउंसर्स की तैनाती की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट में 10,000 तक दर्शक शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दर्शकों के लिए फूड जोन और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी अरिजीत सिंह के इस कॉन्सर्ट का मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको insider.in पर जाकर अपना टिकट बुक करना होगा। दिवाली से पहले राज्य के कई जिलों में तापमान गिरा। दिवाली से पहले राज्य में तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री के करीब गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही कोहरा और धुंध छाए रहने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय के तलहटी और राज्य के पश्चिमी जिलों में सुबह के समय हल्की स्तर का कुहासा छाए रहने का संभावना है। कुत्ते के काटने पर अब 5 नहीं इतने इंजेक्शन लगेंगे।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एंटी रेबीज नीति में बदलाव कर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत पहले जहां कुत्ते के काटने पर सरकारी अस्पतालों में 5 सुई लगते थे, वहीं अब केवल 3 सुई लगेंगे, जो कि कुत्ते के काटने के पहले दिन, 14वें दिन और 28वें दिन पर दी जाएगी। बता दें कि सुई का डोज 5 से 3 होने पर भी बीमारी के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मरीज के जख्म के अनुसार डॉक्टर के द्वारा 3 सुई से 5 सुई किया जा सकता है। मालूम हो कि कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज टीका लगवाना एकमात्र उपाय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेबीज एक वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ऐसे में अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है और उसे प्रभावित करता है और फिर मस्तिष्क में तीव्र सूजन पैदा करता है, जिससे इंसान जल्द ही कोमा में चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नवंबर माह में मत्स्य पालकों द्वारा ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि नवंबर महीने में मत्स्य पालकों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके तहत सबसे पहले तालाब में मछलियों के लिए पूरक आहार का प्रयोग कुल मछलियों के शरीर के भार के 1.8 से 2% से ज्यादा न करें। तालाब के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जलीय प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करें। तालाब की मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मृदा प्रोबायोटिक्स अथवा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जियोलाइट का प्रयोग नमी युक्त बालू या मिट्टी में मिलाकर करें। तालाब में जलीय खरपतवार होने पर रासायनिक उर्वरक यथा सिंगर सुपर फास्फेट का प्रयोग न करें। फंगेसियस मछलियों वाली तालाब से तैयार मछलियों को निकालने का कार्य 15 नवंबर तक अवश्य कर ले, क्योंकि तापमान के गिरने से इनकी मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि ये मछली छोटी है तो इन्हें ठंड से बचाने के लिए तालाब की पानी की गहराई 8 फीट से अधिक रखनी चाहिए तथा पूरे ठंड के मौसम तक रात्रि में बोरिंग का पानी तालाब के मध्य में तलहटी में डालना चाहिए एवं 6 से 8 फीट पानी का स्तर होने के बाद ऊपर से एक निकासी का पाइप लगा देना चाहिए। इसके अलावा इन मछलियों वाली तालाब में तैयार मछली के निकासी का कार्य 3 से 4 दिनों के अंदर लगातार कर लेना चाहिए, क्योंकि बची हुई मछलियों को छोड़ने से उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप प्रभावित नेपाल को 9वीं बटालियन NDRF ने भेजी राहत सामग्री। बीते दिनों नेपाल में आए भूकंप से वहां कई लोगों की जान चली गई तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए। इसके साथ ही इस भूकंप में जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर एक तरफ जहां भारत सरकार की ओर से नेपाल की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, ठीक उसी तरह बिहार की राजधानी पटना जिले के बिहटा के सिकंदपुर स्थित 9वीं बटालियन NDRF मुख्यालय के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह के द्वारा 6 टन राहत सामग्री विभिन्न ट्रकों के जरिए हरी झंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया गया। इस बारे में सुनील कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिनों जिस तरह से नेपाल में भीषण भूकंप के झटके देखने को मिले, जिसके कारण अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और भीषण घटना हुई, इसी को लेकर भारत सरकार और NDRF मुख्यालय के सहयोग से नेपाल के लिए राहत सामग्री को रवाना किया गया, जिसमें तमाम जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अपने ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट बनाए जाने पर पीके ने सीएम पर कसा तंज। बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट बताए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि अपने कई नीतीश कुमार के बयानों को सुना होगा कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। ये उनकी उम्र का असर है, वह सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो घबराहट होती ही है और आज स्थिति में नीतीश कुमार है, वही घबराहट का नतीजा है। अगर मैं विद्वान हूँ तो मैं मूर्ख नहीं हो सकता। अगर मुझे में कोई ज्ञान न होता तो 2 साल तक आपने मुझे अपना एडवाइजर क्यों बनाकर रखा। अगर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में अपना दल विलय कर लीजिए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया। सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी को बड़ी राहत। सारे गुजराती ठग वाले बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल कोर्ट की ओर से तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई, यानी कि अब तेजस्वी यादव को निचली अदालत में पेशी से छुट्टी मिल गई है। मालूम हो कि इस मामले पर बीते 4 नवंबर को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव के वकील के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि तेजस्वी यादव के द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को रुख किया गया है और इस पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 के मार्च महीने में तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए गुजरात के एक कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता के द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। चिराग पासवान 8 नवंबर को सीएम नीतीश के गढ़ नालंदा में कर रहे महारैली।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान भी 8 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में महारैली करने जा रहे हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह और पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को होने वाली रैली को लेकर चिराग पासवान बिहार शरीफ आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट के द्वारा कहा गया कि लोजपा रामविलास से कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव नालंदा से लड़ते हैं तो उसकी जीत होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में बना वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बीते दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विश्व कप 2023 का 38वां मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला गया। लेकिन बता दें कि इस मैच में विश्व कप का एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल बीते दिन हुए इस मैच में किसी भी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड बनाया गया है और इसी के साथ वर्ल्ड कप का 48 साल का इतिहास बदल गया। मालूम हो कि अब तक विश्व कप इतिहास में कोई भी सीजन में 464 छक्के नहीं लगे हैं, लेकिन कुशल मेंडिस के बल्ले से निकले एक छक्के ने इतिहास को बदल दिया और वर्ष 2015 में 463 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया। बता दें कि इस विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के जिस खिलाड़ी के बल्ले से निकले हैं वो है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिनके द्वारा 8 मैच खेलते हुए 22 छक्के लगाए गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मौत हुई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में बंगाल के कांतल पाडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक फंड बनाने पर 2006 में सहमत हुए। बिहार के जनता दल के लोकसभा सदस्यों ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दिया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता पंडित विश्वम्भर नाथ का जन्म 1832 में हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 को हुआ था। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 1888 को हुआ था। प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद NG रंगा का जन्म 1900 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताली का जन्म 1936 में हुआ था। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हसन का जन्म 1954 को हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का 1862 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त का निधन 1923 में हुआ। भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक जीवराज मेहता का निधन 1978 में हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक C सुब्रमण्यम का 2000 में निधन हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित भारत की समाज सेविका तारा चिरियन का 2000 में निधन हुआ। भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय का 2015 में निधन हुआ। आज के दिन को शिशु सुरक्षा दिवस, महान अक्टूबर क्रांति दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे KYC निलंबन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे KYC निलंबन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को BSNL से ये दावा करते हुए नोटिस मिले हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राहक का KYC निलंबित कर दिया गया है। सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावे फर्जी है। BSNL कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजता। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान नंबर से कॉल को ऐसे करें ब्लॉक। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर हमें अनजान नंबर से कॉल या वीडियो कॉल आते हैं, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन अनचाही कॉल को रोकना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हम आपको 2 तरीका बताने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तरीके के अंतर्गत आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करें और अनजान चैट पर क्लिक करें। राइट साइड में टैप करने पर 3 डॉट के निशान दिखाई देंगे। यहाँ आपको ब्लॉक के ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद ब्लॉक कंफर्म का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। वही दूसरा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले व्हाट्सएप की सेटिंग, प्राइवेसी, ब्लॉक कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ऐड पर टैप करें। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद सर्च अनवांटेड नंबर को सिलेक्ट करके टैप करें। अब ब्लॉक कंफर्म पर टैप करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोच्चि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश के त्रिकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया है?
ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला सवाल, हाल ही में EESL ने कहां राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए 8.9%, ऑप्शन बी 10.47%, ऑप्शन सी 11.06%, ऑप्शन डी 14.42%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.47%। अगला सवाल, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सासाराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, चंद्रदीप, बबलू कुमार, गोनर शर्मा, अतीक खान, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास, डॉली कुमारी, विकास दास, विद्या सागर, सुमित शर्मा, गुड्डू कुमार यादव, प्रहलाद कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद असलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड महसूस होना शुरू हुआ है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।